नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपकी अन्य गद्य विधा का पाठ रेखा चित्र और संस्मरण लेके आई हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अंतर मिलता है। तो सबसे पहले हम करते हैं संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। देखो, संस्मरण क्या होता है कि जो हमारे स्मरणीय मान में रहता है। स्मरणीय मान का मतलब होता है जो हमारी स्मृति में रहता है। जैसे कोई चीज़ पहले की गुप्त रूप से होती है या फिर कोई बात हमें उस दिमाग में रहती है तो उसको स्मरण होता है। उस स्मरण को ही हम स्मरणीय मान कहते हैं। अब रेखा चित्र और संस्मरण में सबसे पहला फर्क क्या होता है? विषय और विषय का। जो संस्मरण होता है उसमें विषय और विषय दोनों विद्यमान रहते हैं, और जो रेखा चित्र होता है उसमें ओनली विषय विद्यमान होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, महादेवी वर्मा का भक्तिन। जो भक्तिन है ना, वो क्या है? इसमें विषय भक्तिन क्या हो गई? विषय। और जो संस्मरण होता है उसमें लिखने वाला और ये जिसके बारे में वो लिख रहा है वो विषय और विषयी दोनों होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ये फर्क? अब देखिए आगे। अब होता है संस्मरण। क्या होता है संस्मरण? स्मरणीय मान की स्मृति का शब्दांश है। संस्मरण वही रहता है जो विशिष्ट, महत्व, प्रिय और विचित्र संस्मरण में स्मरणीय मान को शब्दांकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है इसमें, और स्वयं लेखक विषय होता है इसमें। विषय कौन होता है? स्वयं लेखक होता है। विषय जिसके बारे में वो लिख रहा है, मतलब जिस पर लिखा जा रहा है, वो क्या होता है? विषय होता है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा कि संस्मरण में विषय और विषयी ये दोनों चीज होते हैं। रेखा चित्र में ओनली विषय होता है। जैसे महादेवी ने भक्तिन पर लिखा तो भक्तिन हो गई विषय, और रामचंद्र शुक्ल ने जैसे प्रेम घन पे लिखा तो रामचंद्र शुक्ल जो स्वयं तो हो गए विषयी, और वह किस पे लिख रहा है? प्रेम घन पे, तो वो हो गया विषय। तो इस प्रकार संस्मरण के विषय एवं विषय दोनों रूपायित होते चलते हैं, जबकि रेखा चित्र में केवल विषय को ही रूपायित किया जाता है। संस्मरणकार अपने स्वयं का पुनः सर्जन करता है, इसलिए वह पूर्णतः तटस्थ नहीं रहता है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का जो अंकन किया जा रहा है वह पूर्णतः तटस्थ। ध्यान देना, रेखा चित्र में तटस्थता और निर्लिप्तता ये दोनों चीज पाई जाती है। संस्मरण हमेशा आत्मप्रक दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं, जबकि रेखा चित्र अधिकतर वस्तुप्रक दृष्टि से लिखे जाते हैं। अब आगे देखिए। संस्मरण की कोई शैली निश्चित नहीं की जा सकती। रेखा चित्र तो लिखे ही एक निश्चित शैली में जाते हैं। अब है संस्मरण महापुरुषों के अंतरंग जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं, जबकि रेखा चित्र सामान्य मनुष्य को अमर कर देते हैं। देखो, सबसे मेन अंतर यही होता है कि जो संस्मरण होता है वो महापुरुषों पर, इन पर लिखा जाता है, एक फेमस व्यक्ति पे भी लिखा जाता है। जो रेखा चित्र होता है वो हम आम जन पे लिख सकते हैं, किसी को भी अपना रेखा चित्र बना सकते हैं। संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा प्रसिद्ध व्यक्ति पर ही लिखे जाते हैं, जबकि रेखा चित्र में यह आवश्यक नहीं है। रेखा चित्र सामान्य मनुष्य भी लिख सकता है। हालांकि जैसे इसका अपवाद है कि महादेवी ने ना एक रेखा चित्र लिखा था। जो महादेवी वर्मा स्वयं भी एक प्रसिद्ध है, लेकिन कई हर चीज में अपवाद मिलता है। रेखा चित्र तो सामान्य मनुष्य का ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं को अमर कर देता है। जैसे महादेवी का भी बताया कि मेरा परिवार है, इसका ये परिणाम है कि इसने मानवेतर प्राणियों पर लिखा है। मानवेतर का मतलब होता है मानव से इतर, तो मानव से इतर का मतलब होता है जो जीव जंतु ये सब आते हैं उसमें मानव से इतर होता है, जो मानव से परे लिखे जाता है। संस्मरण व्यक्ति को गत्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने पर बल देता है, जबकि रेखा चित्र व्यक्ति को समग्रता और बहुत कुछ स्थिर रूप में प्रस्तुत करने पर बल देता है। अपनी प्रकृति में रेखा चित्र किसी सीमा तक संस्मरणात्मक होता है, परंतु संस्मरण में रेखा चित्र नहीं तो यह आवश्यक नहीं है।
देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रेखा चित्र किसी सीमा तक संस्मरणात्मक होगा, परंतु संस्मरण में रेखा चित्र निहित हो ये आवश्यक नहीं है। रेखा चित्र संस्मरण से व्यापक होता है, या संस्मरण रेखा चित्र की गोद में बैठ सकता है, किंतु रेखा चित्र संस्मरण के दायरे में नहीं आता। अब आगे देखिए साथियों, संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा होता है। जैसे आप कहीं पढ़ोगे तो इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि रेखा चित्र संस्मरणात्मक होता है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा होता है। सामान्यतः की प्रतिष्ठा किसमें होती है? रेखा चित्र में होती है। विशिष्ट विशेषत्व की प्रतिष्ठा किसमें होती है? संस्मरण में, जो पहले समझा चुकी। मानव व्यक्तित्व के अन्वेषण में रेखा चित्र की पहुंच स्वभावतः अधिक होती है। अब ये हो गया इनमें फर्क। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि रेखा चित्र होता है वो सामान्य व्यक्ति पे लिखा जाता है, और जो संस्मरण होता है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति पे लिखा जाता है। रेखा चित्र का स्तर क्या होता है? व्यापक, और संस्मरण का स्तर होता है थोड़ा संकुचित। रेखा चित्र होता है वो मानव से इतर भी लिखा जाता है, जीव जंतु इन पे भी लिखा जाता है, और जो संस्मरणात्मक होता है ये जीव जंतु पे नहीं लिखा जाता। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको जो फैक्ट है रेखा चित्र के वो बताती कि किसने कौन कौन से लिखे हैं। तो रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। अब सबसे पहले हमारी महादेवी आ जाती है। इसने क्या क्या रेखा चित्र लिखे हैं? अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972। तो थोड़ा सा कोडिंग का प्रयोग करती हूँ कि ये खुद ही महान है। जब महान व्यक्ति होते हैं तो उसके अतीत में हम देखते हैं कि महान व्यक्ति कौन कौन हुए। तो अतीत के चलचित्र में हम चलते हैं तो वहाँ पे हमें स्मृतियाँ मिलती है किन लोगों की? महान व्यक्तियों की। जब स्मृतियाँ मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके परिवार में कैसे कैसे लोग थे, कितने कितने लोग थे, बेहतर तरीके। तो मेरा परिवार तो हो गए तीनों, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। अब है श्री राम शर्मा। देखो, रामचंद्र जी की जो मूर्ति बनी हुई है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा नजर आएगा कि उसकी जो प्रतिमा है ना वो बोल रही हो, उसका जो चेहरा है ना बोलता हुआ आपको प्रतीत लगेगा। तो श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा 1937। अब है प्रकाश चंद्र गुप्त। रेखा चित्र, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियों को नए स्केच। देखो इसको कोडिंग करो, गुप्त। गुप्त रूप से क्या बनते हैं? मिट्टी के पुतले। पुतलों को क्या किया जाता है? मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, तो उनका कुछ टाइम बाद में देखा जाता है तो उनके रेखा चित्र महसूस होते हैं। उनको जो चित्र है ना वो उनकी आकृतियां उसमें पता चलती है कि भाई इसमें मिट्टी का पुतला दबाया हुआ है। जब ये चीजें बाहर कोई निकालता है तो उनकी पुरानी स्मृतियों की जो नए स्केच हैं वो सामने आ जाते हैं। जो पुरानी यादाश्त है वो नए स्केच के सामने आ जाती। अब है राम वृक्ष बेनीपुरी। देखो यहाँ वृक्ष से इसको आप याद करो कि वृक्ष किस में बोया जाता है? माटी में। तो माटी की मूर्तें 1946। अब माटी के अंदर कोई कहेगा कि वृक्ष ही क्यों भाई, और कुछ भी तो इसमें उगाया जा सकता है। तो वो कहता है भाई गेहूं और गुलाब भी उगाया जाता है 50 रुपए में। तो कहता है ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि कैसी गेहूं और गुलाब कैसी मिट्टी में बोओगे आप? लाल मिट्टी में। तो लाल तारा 1938। और कहते हैं कि भाई ये जो आप मिट्टी में मूर्तें लगा रहे हो, गेहूं गुलाब लगा रहे हो और लाल मिट्टी में सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे मील के पत्थर आपको नहीं मिलने चाहिए। ये नहीं कि आप पत्थरों में ये चीज़ गेहूं गुलाब और ये सब करोगे। तो हो गए इसका कोडिंग, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा और मील के पत्थर। अब है बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका है रेखा चित्रों सेतुबंध। देखो ये इंपॉर्टेंट है, डेट 1952। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना इनको। जो बनारसी दास चतुर्वेदी है वो सेतुबंध बनाता है कहाँ पे? रेखा चित्र पे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो हमारे कन्हैया हैं, उनके मुस्कुराहट इतनी है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो शंख बजाते हैं। जब दीपक और शंख दोनों बजाएंगे तो जो उनके पैरों की घुंघरू है ना, वो जहाँ पे चलेंगे वहाँ की मिट्टी सोना बन जाती है। ये सबको पता है। अब आगे देखिए, अब है विनय मोहन, रेखाएं और रंग। विनय मोहन का है रेखाएं और रंग।
प्रेम नारायण टंडन ने ओनली रेखा चित्र बनाया 1959 को। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र का मिलेगा आपको हमेशा, जो चेतना वर्ड जहां भी मिले ना वो लगभग नगेंद्र का ही जाता है, तो चेतना के बिंब 1967। सेठ गोविंद दास चेहरे जाने पहचाने 1966। देखो सेठ लोग होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, वो बैठे रहते हैं। अब उनके पास भाई हर इंसान आता है, तो किसी के भी चेहरे होते हैं ना, वो उनसे मतलब वो नहीं रहती कि भाई वो नहीं जान पहचानते, तो जो भी चेहरे होते हैं वो जानते पहचानते हैं। कौन? सेठ जी। देवेंद्र सत्यार्थी, देखो जो सत्य बोलता है ना, वो यूं लगता है कि उसकी हर चीज, उसकी रेखाएं बोल उठी, जैसे उसके मस्तिष्क की रेखाएं बता देती कि ये झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। तो 1949 देवेंद्र सत्यार्थी। कृष्णा सोबती, हम हसमत 1977, क्योंकि ये पार्ट 1 इसका रेखा चित्र है, पार्ट 2 और सेकंड 2 और 3 इसका हो जाएगा संस्मरण। भीमसेन त्यागी, जो लोग त्याग करते हैं ना वो हर यूं कि एक आदमी तक त्याग करते रहेंगे, वो आदमी से आदमी तक का त्याग करेंगे। तो 1982। सत्यवती मलिक जो सत्य बोलता है, जो उसकी मल्लिका होती है उसके सामने वो सत्य बोलता है, तो वो उसके लिए अमिट बन जाता है। अमिट रेखाएं 1951। उपेंद्र नाथ अस्क, रेखाएं और चित्र। अस्क भाई साहब कहते हैं कि भाई मैं तो अपनी रेखा के साथ चित्र बनाऊंगा और मेरी रेखा बहुत ज्यादा बोलती है, वो पच पच बोलती है। तो 1955। जगदीश चंद्र माथुर, जो जगदीश जी है ना और ये चंद्र माथुर है, ये अपनी 10 तस्वीरें लेके आते हैं 1965 में। माखनलाल चतुर्वेदी, जो लोग मक्खन खाते हैं वो एक तरह से लाल लाल होते हैं और धीरे धीरे इतने चतुर हो जाते हैं कि समय पे पांव नहीं टिकते उनके। 1962। अब एक चीज है यहाँ पे कि जो ये महादेवी के संस्मरणों रेखा चित्रों का जो अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को में किया गया है वो श्रीवास्तव ने किया है। अब इसका ये रेखा चित्र यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं आपको कराती हूँ संस्मरण। तो सबसे पहले संस्मरण मैंने बता दिया क्या होता है, संस्मरण और रेखा चित्र में फर्क। तो मैं सीधे इनके फैक्ट पे आती हूँ। तो यह सरस्वती पत्रिका के माध्यम से संस्मरण साहित्य ने अपने अस्तित्व की सूचना दी थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई संस्मरण ने आखिर कहाँ से स्टार्टिंग की है, तो ये की है सरस्वती पत्रिका से। अब सबसे पहले जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, इनके संस्मरण कौन से आते हैं? अनमोल का अंत, फरवरी 1905 में। दूसरा आता है सभा की सभ्यता 1907 में। तीसरा आता है विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर 1918। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेते हैं। तो अनुमोदन का अंत, भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में पैर रखा और अनुमोदन का अंत किया, और उन्होंने सभा की सभ्यता की कि भाई सभा की मैं आपके साथ सभ्यता करता हूँ, और वहाँ पे आ गए सभ्यता के साथ विज्ञानाचार्य और वसु का विज्ञान मंदिर, कि मंदिर में ही करो ना, क्यों सभ्यता का आप जो सभा कर रहे हो मंदिर में कर लो। अब यहाँ पे महावीर को हम सब प्रसाद चढ़ा देते हैं, कहाँ पे? मंदिर के अंदर। हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का है हरियोध जी के, बाल मुकुंद गुप्त ने हरियोध जी के संस्मरण एक पुस्तक के रूप में ये पहली रचना। देखो इसमें ना आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको ये कोई पूछे कि एक पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण कौन सा है, तो वो बाल मुकुंद गुप्त का आएगा, हरियोध जी के संस्मरण। ये ध्यान रखना, कोई भी पूछ लेगा आपको पहला, अब पहला समझ के श्री राम पे नहीं चले जाना। अब देखो, अब आपको कोई ये पूछे कि संस्मरण की सफल यात्रा है, तो पदम सिंह शर्मा करद पदम सागर पदम पराग 1929, ये सफल परंपरा या सफल यात्रा बोल दो इसको। तो सफल यात्रा या सफल परंपरा पूछे तो आप पदम सिंह करत पदम पराग 1929 को बताना। अगर आपसे पूछे कि एक पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण कौन सा है, तो फिर आप बाल मुकुंद गुप्त का हरियोध जी के संस्मरण बताओगे। और आपको वैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के पूछे कि स्टार्टिंग, तो अनुमोदन का अंत, और ये तीनों आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे श्री राम शर्मा, ये शिकार साहित्य से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, श्री राम शर्मा शिकार साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो इनके रचना भी ऐसी मिलेंगी। शिकार 1936, प्राणों का सौदा,
सन 42 के संस्मरण, जंगल के जीव और वे कैसे जीते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कोडिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। श्री राम क्या करते हैं, इनको जब वनवास मिलता है तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ना 36 प्रकार से शिकार नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है शिकार करने का, ना ही मैं किसी के प्राणों का सौदा बनूंगा, क्योंकि मेरे को है ना सन 42 के संस्मरण याद है। और जंगल में इनको पता है कि जंगल के जीव कैसे हैं, इसलिए ये कह रहा है कि भाई मेरे शिकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि जंगल के जीव होते हैं ना वो अपने आप जीते हैं। वे कैसे जीते हैं ये तो श्री रामचंद्र जी बताएंगे कि वो कैसे जी रहे हैं, इसलिए मैं शिकार नहीं करूँगा। तो यहाँ ये कोडिंग कंप्लीट होती है कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे से शिकार नहीं होता क्योंकि मैं किसी के प्राणों का सौदा नहीं कर सकता। ये बात उसको सन 42 के संस्मरण में याद है, क्योंकि जंगल के जीव होते हैं वो कैसे जीते हैं ये उसको पता है। अब है मनमथनाथ गुप्त, क्रांति युग के संस्मरण 1937। मनमथनाथ कहते हैं कि भाई ये तो मेरे मन की बात है कि मैं क्रांति युग का संस्मरण कैसे याद करूं। अब है शिव नारायण टंडन। टंडन भाई साहब शिव जी कहते हैं कि मात्र मेरी झलक से लोगों के अड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। तो शिव नारायण टंडन, झलक 1938। घनश्याम दास बिड़ला, देखो हर कोई का बापू है ना, बिड़ले से कम नहीं है आज के टाइम। किसी को भी कहोगे ना कि आपके भाई फादर कैसे हैं, आपके पिता कैसे हैं, तो वो कहेंगे भाई मेरा जो बापू है वो एक नंबर का बिड़ला आदमी है। डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी, 30 दिन माल विजय के साथ। ये त्रिपाठी कहते हैं कि भाई मैं तो त्रिपाठी, देखो 3 से 30 दिन ये माल विजय के साथ रहते हैं। अब आगे चलिए। बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य 1952 और संस्मरण 1952। राधिका रमण प्रसाद सिंह का टूटा तारा 1940। महादेवी वर्मा पथ के साथी 1965। अब है देखिए जैनेन्द्र कुमार, ये और वे, राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें। तो इसको ऐसे याद करो, जो राम वृक्ष बेनीपुरी है, एक सेकंड, वो जो जंजीर है ना, जंजीर वृक्ष से जंजीर को दीवारों से बांध देते हैं, ऐसे याद कर लेना। राहुल सांस्कृतैन, जो राहुल सांस्कृतैन है इनको बचपन की स्मृतियाँ याद रहती है बचपन में, क्योंकि वो इनके कृतज्ञ हैं। राम वृक्ष बेनीपुर जो राहुल सांस्कृतैन क्योंकि घुमक्कड़ आदमी है तो इनको बचपन की सब स्मृतियाँ याद है कि मैं कहाँ कहाँ घूमा था, और इनके प्रति आज ये कृतज्ञ हैं। सत्य जीवन वर्मा, भारतीय एल्बम 1949। पहले के जमाने में ना एल्बम कुछ ज़्यादा होते थे, तो भारतीय लोग कहते हैं कि ये सत्य बात है कि एल्बम का बहुत ज़्यादा रुख था। अब है ओंकार शरद, देखो ओम का जाप कौन करते हैं, ओम का जाप कभी लंका में नहीं होता था, लेकिन जब रामचंद्र जी गए तो उन्होंने भी ओम का जाप करा था। तो लंका महाराज इन 1950। कैलाश नाथ काटजू, जो ऐसे व्यक्ति है ना कि हर किसी को काटने को दौड़ते हैं, उनको कोई भूल नहीं सकता, तो मैं भूल नहीं सकता 1955। काटने वाले लोग कोई भी समझ लो एक दूसरे की बात काटते हो तो उनको हम भूल नहीं सकते, वो हमेशा याद रहते हैं हमारे। उपेंद्र नाथ अस्क, अस्क साहब कहते हैं कि भाई मंटो मेरा दुश्मन है। भाई मंटो तेरा दुश्मन क्यों है, तो वो कहता है यार मंटो मेरा इसलिए दुश्मन है कि ज़्यादा अपनी कम पराई, इसलिए मंटो मेरा दुश्मन बन गया कि वो अपनी को ज़्यादा और दूसरे को पराई मानता है। सेठ गोविंद दास कहते हैं 1959 में कि मेरे ना कण कण में हर चीज याद है, तो स्मृति कण। इंद्र विद्या वाचस्पति, इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं कि जो विद्या होती है ना उसका मैं ऋणी हूँ, उसका मैं क्या हूँ, ऋणी, तो मैं इनका ऋणी हूँ 1959। विनोद शंकर व्यास, विनोद शंकर व्यास कहते हैं कि प्रसाद और उनके समकालीन 1960। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, जो विनोद शंकर व्यास है वो कहते हैं प्रसाद और उनके समकालीन। हरिवंश राय बच्चन, देखो बच्चे लोग होते हैं ना नए पुराने झरोकों से देखते हैं बैठे बैठे, कभी नए से कभी पुराने से, उनको कोई मतलब नहीं होता कि ये पुराना है या कैसा है, वो सब नए पुराने झरोकों से देखते रहते हैं 62 में। संपूर्णानंद, कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार 1962। विष्णु प्रभाकर, जाने अनजाने 1962, यादों की तीर्थ यात्रा।
मेरे अग्रज मेरे मीत समानांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वपन पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है और यादों की छांव में। अब देखो इनका थोड़ा सा कोडिंग यूज कर देती हूँ, विष्णु प्रभाकर इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जो हमारे अग्रज और मीत होते हैं, जो हमारे बहुत बुजुर्ग जो चले गए, वो हमसे जाने अनजाने नहीं है। हम ये नहीं कि उनको जानते पहचानते नहीं है, हम उनको जानते पहचानते हैं। हमारी यादों में आज भी वो तीर्थ यात्रा करते हैं। हम उनको जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं तो आज भी उनको हम यात्रा करवाते हैं। और वो हमारे जो अग्रज और मीत है वो समान रूप से हैं। ये नहीं कि हम किसी को छोटा बड़ा मानते हैं, हम उनको हमेशा समानांतर रेखाओं पर चलते हैं। और आज भी हम मानते हैं कि हम इनके ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमें देख के वो चले गए ना, उनके आज भी हम ऋणी हैं। क्योंकि उनसे पहले हम खुद ये महसूस कर रहे थे कि हमारी कोई दिशा नहीं थी, हम एक दिशाहीन सफर में यात्रा करते थे। और जब से उनको हम मानते हैं तो वो साहित्य के स्वपन पुरुष से कम नहीं है। और हम सोचते हैं कि वो राह में हमारे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे पथ प्रदर्शक हैं। कौन? हमारे बुजुर्ग, पहले के लोगों को हम उदाहरण के रूप में लेते हैं तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और हमें ऐसे लगते हैं कि हम सफ़र मिलते हैं, कि उनकी वजह से ही आज जो हमारे हम सफ़र है वो उनकी राह पे पथ प्रदर्शक के रूप में चलते हुए हमें मिलते हैं और सृजन का सेतु बनाते हैं। आकाश एक है, उनके लिए आकाश में सब जगह एक है और आज भी हमारी यादों की छाव में वो बने हुए हैं। अब आगे आता है शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग 1946। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि स्मृतियां और कृतियां 1966। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर कहते हैं लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्कुराई। देखो कन्हैया के जिंदगी एक तरह से मुस्कुराती रहती है 1953 में। प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियां 1947। काका कालेलकर क्या कहते हैं, गांधी संस्मरण और विचार 1968। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, हम कहते हैं कि हे लक्ष्मी तो हमारे व्यक्तित्व की झांकी में आ, 1970 में। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय 1972। लक्ष्मी शंकर व्यास, ऊपर था लक्ष्मी नारायण सुधांशु, यहाँ लक्ष्मी शंकर व्यास हैं। व्यास क्या करते हैं, स्मृतियों की त्रिवेणिका 1974 में आते हैं। अनीता राकेश है ना, चंद संतरे के लिए लड़ पड़ते हैं दोनों, ये दोनों भाई बहन है अनीता और राकेश, ये दोनों लड़ पड़ते हैं संतरों के लिए 1975 में। कमलेश्वर कहता है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त, कमल के लिए वो दोस्त बना लेता है 1975 में। क्षेमचंद्र सुमन, रेखाएं और संस्मरण 1975। रामनाथ सुमन, मैंने स्मृति के दीप जलाए। देखो किस में दीप जलाएगा वो, रामचंद्र जी के दीप जलाएगा स्मृति में 1976 में। परिपूर्णानंद कहते हैं कि कोई भी बात परिपूर्ण हो जाती है तो वो बीती यादें बन जाती है, ये नहीं कि वो ताज़ा होती है, 1976 में। अब आते हैं विष्णुकांत शास्त्री, स्मरण को पाथे बनने दो, सुधियां उस चंदन के वन की 1992। पर साथ साथ चल रही याद 2004, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। शंकर दयाल सिंह, कुछ ख्वाब और कुछ ख्याल। अब आ जाते हैं हमारे इसमें भगवती चरण वर्मा, जिनके चरण है ना अगर अतीत के गर्त में चले गए ना तो वो खंडर के वासी बन जाएंगे। 1900 जो अतीत का गर्त है वो 1979। मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धांजलि के संस्मरण 1979। सुलोचना रांगी राघव, जो सुलोचना है, जो आलोचना करते हैं ना, बार बार ये पुनः पुनः करते हैं, ये नहीं एक बार करके रुक जाते हैं, ये बार बार आलोचना करते हैं। अब आगे चलो, कुंवर सुरेश सिंह, यादों के झरोखे में 1980। डॉक्टर राजेंद्र यादव, औरों के बहाने 1981, वे देवता नहीं है 2000। अमृत लाल नागर, जिनके साथ जिया, भाई अमृत के साथ जिया 1981 में। प्रतिभा अग्रवाल, सृजन का सुख दुख 1981 में। रामेश्वर शुक्ल अंचल, युग पुरुष 1983 में। पद्मा सचदेवा कहती है दीवान खाना 1984, मितवागर 1995 और अमराई 2000। अज्ञेय स्मृति लेखा 1986। कमल किशोर गोयन का हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण 1988।
बिंदु अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989, यादें और बातें 1998। काशीनाथ सिंह कह रहे हैं याद हो कि न हो आछे दिन पाछे गए 2004, घर का जोगी जोगड़ा 2004। अजीत कुमार, निकट मन में 1992, निकट मन में दूर वन में, ये सॉन्ग की तरह कर सकते हो, निकट मन में दूर वन में। अजीत, ये जीत है ना, ये थोड़ी सी दूर है, 1912। प्रकाशवती पाल है ना, ये लाहौर से लखनऊ तक जाती है, 1994 में। गिरिराज किशोर इंपॉर्टेंट है, 1994, सप्तपर्णी। दूधनाथ सिंह कहते हैं कि लौट आओ धार, धार दूध से भी बना सकते हो, जो धार है गाँव में उसको धार बोलते हैं, तो लौट आओ धार 1995। एक शमशेर भी, क्योंकि हमें धार चाहिए, हमें दूध चाहिए शेर बनने के लिए। रामदरस मिश्र कहते हैं कि मेरे दर्शन है ना आपकी स्मृतियों का छंद बन जाएंगे 1995 में। अपने अपने रास्ते 2001। प्रफुल्ल चंद ओझा अतीत जीवी 1995। रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री 1996। विष्णुचंद्र शर्मा अभिन्न 1996। देखो कृष्णा सोबती का जो पहला भाग था वो रेखा चित्र है। हम हसमत 19 भाग 2, हम हसमत भाग 3। शब्दों के आलोक में सोबती के सोहबत। रामनाथ अवस्थी है, वो याद बातें हैं 2000 में। उसको याद है कि 2000 के नोट चले थे और अब वो खत्म हो गए। मोहन किशोर दीवान, नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन 2000। देवेंद्र सत्यार्थी कहते कि यादों के काफिले में बने रहो 2000। पुरुषोत्तम दास मोदी, अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक नाव के यात्री 2001। विद्या निवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा 2002। मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ 2002। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003, बातों बातों में। कांति कुमार जैन, लौट आना नहीं होगा 2002 में। तुम्हारी पराई तुम्हारा परसाई 2004। जो कहूँगा सच कहूँगा 2006। अब तो बात फैल गई है 2007 में। अब है कृष्ण बिहारी मिश्र, नेह के नाते अनेक। जो नेह करता है वो कौन करता है? कृष्ण के साथ, 2002 में। राम कमल रॉय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002। डॉक्टर विवेक की रॉय, देखो विवेक जिसमें होगा आंगन पे बंदरवार बनेगा 3 तरह की, और मेरे सुहृदय श्रद्धे 2005। लक्ष्मीधर मालवीय, लाई हयात आए 2004। विश्वनाथ त्रिपाठी है, ध्यान दीजिए, नंगा तलाई का गांव 2004। व्योमकेश दरवेश 2010। गंगा स्नान करने चलोगे 2012। केशव चंद्र वर्मा, सुमरिन के बहाने 2005। अमरकांत, कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन, किस पथ आए तुम्हारी करुणा। हर्षमंदर, अनसुनी आवाजें। ज्ञान चंद्र जैन कहते हैं कि अब तो कथा भी शेष है। सुमन केसरी, JNU में नामवर सिंह। जाबिर हुसैन लोगा, जो आगे है। अतीत का चेहरा, डोला बीवी का मजार। गोविंद प्रसाद, अलाप और अंतरंग। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो रेखा चित्र और संस्मरण से शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। धन्यवाद।